नमस्कार। लाइव फोन इन कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमें आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। दर्शकों, मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, बस उन रास्तों का चुनाव हमें करना है। इसी तरह हम किसी रोग के इलाज के बारे में बात करें तो आज के समय में कई तरह के विकल्प मौजूद है। हम होम्यो से जुड़ सकते हैं, आयुर्वेद या एलोपैथी से जुड़कर अपने रोगों से निजात पा सकते हैं। आज के डॉक्टर्स स्पीक के इस अंक में हमारा विषय है ऑटिज्म और उसका होम्योपैथी उपचार। आज के कार्यक्रम में बातें ऑटिज्म के संदर्भ में। इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी आयुष हॉस्पिटल डॉक्टर कीर्तिका चंदर। डॉक्टर कीर्तिका, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @ddk_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो दर्शकों, आज हम ऑटिज्म के विषय में आपको जानकारी देंगे, उनके जो लक्षण होते हैं, उनका जो होम्योपैथी उपचार है, इस विषय में बातें करें उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आज 10 अप्रैल है और पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी दिवस मना रहा है। तो डॉक्टर कीर्तिका, आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो में स्वागत है। ऑटिज्म के संदर्भ में बातें करें उससे पहले आज के जो खास दिन है उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आप होम्योपैथी दिवस मना रहे हैं आज के दिन में, तो उसका उद्देश्य क्या है? जी, हर साल हम जो है 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी बनाने का ये कारण है क्योंकि आज के दिन जो है हमारा जो फादर ऑफ होम्योपैथी है, जो डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म जो है 10 अप्रैल 1755 में जर्मनी में मिशन नाम के एक शहर में हुआ था। तो उनके जन्मदिन को ही हम जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है हमें। जी, अभी आपने फादर ऑफ होम्योपैथी कहा हैनीमैन जी को, तो उनके बारे में कुछ बताएं। जी, बाय प्रोफेशन जो है डॉक्टर हैनीमैन जो है वो एक एलोपैथ डॉक्टर थे और उन्हें, लेकिन वो शुरू से ही जो है मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ थे, अगेंस्ट थे, क्योंकि उस टाइम में जो है काफ़ी मेडिसिन जो है डायरेक्टली पेशेंट्स को दिया जाता था। जैसे कि आजकल है कि मेडिसिन को हम प्रूव करते हैं रैट्स के ऊपर में, बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर में, प्रूव करने के बाद फिर वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन उस टाइम में जो था बिल्कुल कोई तरह का प्रूफ नहीं होता था। तो वो लोग क्या करते थे कि डायरेक्टली पेशेंट्स को देते थे, जिससे कि पेशेंट्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, काफ़ी सारे डेथ्स होते थे। तो ये डॉक्टर हैनीमैन को बिल्कुल मतलब अगेंस्ट थे इनके, तो इसके चलते ही उन्होंने जो है प्रोफेशन भी अपना छोड़ दिया था। तो फिर रोज़ी कुछ ना कुछ करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बुक्स, काफ़ी सारे इंग्लिश बुक्स को उन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट करने का शुरू किया। तो ये करते दौरान जो है उन्होंने एक बुक को, जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे, विलियम कोलिन्स, उस टाइम में जो है उन्होंने एक लाइन पढ़ी कि जैसे सिंकोना पेड़ है, उसका जो छाल है वो जो है मलेरिया जैसी बीमारी को ठीक करने के काम आता है। लेकिन अगर यही जो है बार्क जो है अगर कोई हेल्दी ह्यूमन बींग्स को दिया जाए तो वो जो है वो सिम्टम्स पैदा भी कर सकता है। तो ये उनको थोड़ा सा अटपटा लगा, तो उन्होंने क्या किया, इस मेडिसिन को अपने ऊपर ट्राई किया। और जब उन्होंने ट्राई किया, काफ़ी 1-2 दिन बाद लिया, तो उन्होंने देखा कि वो मलेरिया जैसा सिम्टम्स उनके अंदर भी डेवलप हो रहा है। और जब जब मेडिसिन लेते गए रहे तब उन्होंने नोट किया कि वो सिम्टम्स आस्ते आस्ते कम भी हो रहे थे। तो ऐसे जो है एक नए सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो है इंट्रोड्यूस हुआ, जो है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में जनरली क्या होता है कि हम इसका प्रिंसिपल ही यही है कि जब भी जो भी बीमारी, पेशेंट का जो बीमारी रहता है, उसमें अगर जो मेडिसिन हम देते हैं वही मेडिसिन अगर हम कोई हेल्दी ह्यूमन बींग को देते हैं तो वो जो है सेम जो है
सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो ये एक हमारा जो प्रिंसिपल है वो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंडर के ऊपर चलता है, मतलब लाइक्स क्योर लाइक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूं तो जैसे वैक्सीनेशन होता है, तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जो वैक्सीनेशन पर्टिकुलर वैक्सीनेशन रहता है उसी का जो बैक्टीरिया को हम या वायरस को हम इंजेक्ट जो है डेड फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, ताकि जब भी वो हमारे बॉडी में एक इम्यूनिटी फॉर्म कर लेता है, और उसके बाद में जब वो बैक्टीरिया जब वो कुछ अटैक होता है डिज़ीज़ का, तो उसी जो है हमारा बॉडी जो है एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म काम करता है। तो इसी तरह जो है हानीमैन हमारे डॉक्टर हानीमैन ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे अपने ऊपर, अपने डिसाइपल्स के ऊपर, अपने कोलीग्स के ऊपर, और काफ़ी सारा जो है मेडिसिन्स का जो है सिम्टम्स उन्होंने रिकॉर्ड किया, काफ़ी सारे बुक्स लिखे इसके ऊपर में। फिर उन्होंने सारे विश्व में जो है होम्योपैथी का प्रचार किया, और इस तरह जो है होम्योपैथी सब जगह मिला। जी। तो चलिए, आप इतनी अच्छी जानकारी दी। अब जो जागरूकता दिवस के तौर पर हर चीज़ अब हमारे द्वीपों में भी मनाए जाने लगा है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी डे है आज, तो आपने क्या किया, किस तरह की तैयारियां थी, बस क्या क्या किया आप लोगों ने? इस साल का जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे का जो थीम था वो है होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य, वन हेल्थ वन फैमिली। तो इसके अंतर्गत जो है आयुष डिपार्टमेंट ने जो है काफ़ी मतलब सारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सारे यूनिट्स में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज्ड करे, और जो साउथ अंडमान में आयुष हॉस्पिटल के द्वारा काफ़ी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज किया गया, जैसे कि डीब्रेट गर्ल्स हॉस्टल में और CRC वृक्षाबाद में हमने हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करे। फिर नर्सिंग स्कूल में जो है यहाँ का जो नर्सिंग स्कूल है उसमें हमने अवेयरनेस टॉक दिया, और उस अवेयरनेस टॉक प्लस क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें विनर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर्स आए हैं उनको हम सर्टिफिकेट्स और कैश प्राइज से जो है सम्मानित करेंगे कल जब हमारा क्लोजिंग फंक्शन है होगा। तो और फिर हमने फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए जो है जुम्बा एरोबिक सेशंस भी रखा था योगा हॉल में, आयुष हॉल का। तो उसमें क्या है 40 नियरली 40 लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया उसमें। अच्छा। जी। और फिर हमने जो है ये ट्रेनिंग एक हाफ डे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था हमारे आयुष के नर्सिंग ऑफिसर्स लोगों के लिए, जिसमें हमने होम्योपैथी के बारे में काफ़ी जानकारी दी, उनको ट्रीटमेंट का, मेडिसिन के बारे में बताया। आयुष हॉस्पिटल में और हैप्पी मदर हेल्दी चाइल्ड शो भी रखा था, जिसमें कि बहुत सारे UHCs और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से काफ़ी मदर्स अपने बच्चे को लेके आए थे। बढ़ चढ़ के उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें भी प्राइजेस रखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ जो हम कल सम्मानित करेंगे उनको। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है हम हर साल जो है पूरे महीने करते हैं, और ये सिर्फ यहाँ पे साउथ अंडमान में नहीं, अंडमान निकोबार के जितने भी यूनिट्स हैं वहाँ के डॉक्टर्स जो है अपने एरिया में जो है इस बहुत सारे एक्टिविटीज़, हेल्थ कैंप्स और भी एक्टिविटीज़ को करते हैं। इससे क्या है कि होम्योपैथी को हम थोड़ा जागरूक करते हैं, सबको मतलब जानकारी देते हैं, ताकि लोगों को पता चले होम्योपैथी के बारे में, और वो आके जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा सके, मतलब इसलिए। तो दर्शकों, ये झलकी अभी आपने देखी कि क्या कुछ होम्योपैथी दिवस पर हमारे द्वीपों में आयोजित की गई। अब हम ऑटिज़म के संदर्भ में जानकारी मैम से हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक के साथ, जो कि एक लाइव शो है, और आज का हमारा विषय ऑटिज़म और उसका होम्योपैथी उपचार। विषय से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न आप पूछना हमसे चाहते हैं तो आप इसी समय हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर कीर्तिका, ऑटिज़म आज का हमारा विषय है, तो ऑटिज़म क्या है, यही हम जानना चाहेंगे। ऑटिज़म को हम मेडिकल लैंग्वेज में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि पेशेंट को बातचीत करने में और लिखने पढ़ने में, सोशल इंटरेक्शन करने में बहुत परेशानी होती है। इसमें जो है कि मतलब पेशेंट जो है अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने एज के बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है, कटा कटा रहता है उनसे। तो ऐसे बच्चों में जो है ऑटिज़म या फिर ASD हम बोल सकते हैं, वो हो सकता है। जी। और ऐसा होने का कारण क्या किसे कहेंगे? एग्जैक्टली तो ऑटिज़म ASD होने का कारण जो है अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टडीज़ में यही कहा गया है कि ये एक डिसऑर्डर है जिसके जो है जीन म्यूटेशन के वजह से या जीन के डिसऑर्डर्स एनवायरमेंटल कारणों के वजह से हो सकता है।
जैसे कि ब्रेन, हमारा जो ब्रेन का ग्रोथ और डेवलपमेंट करने वाला जो सेल्स जीन्स होता है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट होता है तो ASD एक कारण हो सकता है। और अगर सेल और जो ब्रेन को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो सेल और ब्रेन को कोऑर्डिनेट करने के जो जीन्स होते हैं, उनमें भी अगर डिफेक्ट हो तो भी ASD होने के चांसेस होते हैं। और अगर प्रेगनेंसी में मदर्स को वायरल इन्फेक्शंस होता है या फिर एनवायरमेंटल कुछ कारणों से, पोल्यूशन की वजह से भी जो है ASD होने के चांसेस होते हैं। समय से पहले अगर बच्चा पैदा होता है, जिसे हम प्री मैच्योर डिलीवरी भी कहते हैं, उन केसेस में भी ASD देखा जाता है, कुछ केसेस में देखा जाता है। और अगर बच्चा का बर्थ वेट लो होता है, जैसे कि उनको अगर ठीक से पोषण नहीं मिलता है या फिर ठीक से उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, तो भी ASD होने के चांसेस होते हैं, ऑटिज़म होने के चांसेस उसमें भी होते हैं। और अगर ओल्ड एज प्रेगनेंसी होती है, जैसे कि 40 अबव अगर लेडी कंसीव होती है, तो उसमें भी जीन म्यूटेशन की वजह से जो है ASD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। और अगर प्रेगनेंसी में जो है, अगर मदर को अगर डायबिटिक है या थायराइड है, तो भी ASD के चांसेस उसमें भी रहते हैं। जी जी, मतलब कारण बहुत सारे हैं, काफ़ी है। इन कारणों से ऑटिज़म का शिकार बच्चा हो सकता है। जी। तो अब कोई शिकार हो रहा है ऑटिज़म का, तो वो लक्षण जो सिम्टम्स जो है वो हम कैसे पहचानें? ऑटिज़म के बहुत सारे लक्षण होते हैं। सबसे मेन होता है कि उसे बच्चे को इंटरेक्ट करने में परेशानी होती है। बच्चा बोल नहीं पाता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो सिंपल वर्ड्स जो उसके एज के बच्चे बोल लेते हैं, जैसे दादा, पापा, मामा, ये वर्ड्स भी वो बोल नहीं पाता है। उसे काफ़ी दिक्कत होती है बोलने में, अपने वर्ड्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, बताने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर वो बोल भी पाता है, कोई बच्चे अगर बोल भी पाते हैं, तो वो क्या है कि बहुत ही क्लियर नहीं रहते हैं, बहुत लड़खड़ा के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, तो वो एक सिम्टम होता है। और जैसे वर्ड्स को कोऑर्डिनेट करना, सिंपल 2 वर्ड्स को मिला के बोलना, जो उसके एज के बच्चे बोलते हैं, जैसे मम्मा आओ, घूमी जाए, टाटा जाए, ये जो 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये भी उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते वो बच्चे, तो ये एक दिक्कत रहती है। और होता है कि अबनॉर्मल सेंसरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि स्मेल करना। अगर वो नॉर्मली कोई खाना को स्मेल करता है, कोई फूड आइटम्स को स्मेल करता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो कोई जैसे कि कोई खिलौने को स्मेल करता है, कपड़े को स्मेल करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को स्मेल करता है या चाटता है, तो वो एक अबनॉर्मल बिहेवियर होता है। और हाँ, और एक होता है कि बच्चे में जो है, बच्चे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, वो कटे कटे रहते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे बच्चे। और उनमें एक रिपीटेटिव एक्शंस होता है, जैसे कि एक काम को बार बार करना। तो वो जैसे अगर वो घूम रहे होते हैं तो काफ़ी देर तक घूमते रहते हैं, अगर वो सीढ़ी चढ़ रहे उतर रहे होते तो काफ़ी देर तक एक ही एक्शन करते हैं, चढ़ना उतरना। और उनको एक ही खेल बहुत देर तक खेलना पसंद रहता है, काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं, कार को घुमा के उसके व्हील्स को घुमाते रहते हैं। ऐसे कुछ मतलब एक्शंस है जो वो काफ़ी देर तक करते हैं, रिपीटेटिव एक ही एक्शंस को करते हैं। जी। और उनमें एक और सिम्टम्स होता है कि वो कभी भी नज़र मिला के बात नहीं करते। जी। जब भी बात करते हैं उनका ध्यान कहीं और रहता है, देख के कहीं और बोलते हैं। जी। और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। इवन छोटा सा भी कुछ नॉर्मल साउंड जो होता है, जैसे कि टीवी का साउंड हो गया, मिक्सी ग्राइंडर का साउंड हो गया, या फिर आपका हेयर ड्रायर का वो भी उनको परेशान करता है, बिकॉज उनका सेंसरी ऑल्टर्ड रहता है, तो वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ। और उनका जो एक पर्टिकुलर हैबिट होता है, जैसे कि चलते वक्त सिर हिलाते रहना, या फिर हाथ हिलाते रहना, या फिर बैठे वक्त आगे पीछे करते रहना, ऐसे रॉकिंग करते रहना। तो ये एक पर्टिकुलर हैबिट वो हमेशा वो रखते हैं, मतलब ऐसे देखा जाता है। और एक रहता है कि उनका एक फ़िक्स रूटीन भी रहता है, जैसे कि अगर उनको जो चीज़ जो पसंद है वो एक रूटीन में ही उनको अच्छा लगता है। अगर उनको जहाँ उनको रहना पसंद है, अगर उनसे ज़रा सा भी ऑल्टर करे तो वो परेशान हो जाते हैं। उनका डे टू डे लाइफ में जो चलता है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, वो वैसे ही चले तो वो ठीक है। उसमें थोड़ा सा भी ऑल्ट्रेशन उनको पसंद नहीं आता है। इवन खाने में भी उनका डाइट भी एक जैसे ही रहता है हर दिन का, उनको थोड़ा सा भी ऑल्टर करे उसमें तो फिर उनको दिक्कत होती है, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम्स है जो मतलब ऑटिज़म में हम देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स जो है एक ही बच्चे में हो। हाँ, ऑटिज़म का अलग अलग सिम्टम्स जो है अलग अलग बच्चों में मिलता है। जी। और अगर इस सिम्टम्स के साथ में अगर डेवलपमेंटल डिलेज भी होता है तो ये एक तरह का अलार्मिंग साइन है हमारे लिए, जो पेरेंट्स को जल्दी पहचान लेना चाहिए।
और जैसे कि हम बात करते हैं कुछ मूवीज़ का, मैं जैसे बताती हूँ, आपने देखा ही होगा, जैसे माय नेम इज़ खान देखा है, उसमें शाहरुख खान का जो रोल है वो भी एक ऑटिस्टिक रोल है। फिर हमने बर्फ़ी देखी है, बर्फ़ी में प्रियंका चोपड़ा का जो रोल होता है, ब्लैक में रानी मुखर्जी का रोल है। ये कुछ एग्जाम्पल ऑटिज़म के, जिससे आप जो है आसानी से मतलब उसको समझ सकते हैं। जी। तो आपने जैसे बताया कि जो इनके जो लक्षण के बारे में बताया जी। तो वो क्या है कि ऐसे हैं कि जो सामान्य बच्चे भी वो करते हैं जी। किसी चीज़ को देखकर रोना, आँख मिलाकर बात नहीं करना, जिद करना। ये क्या है पेरेंट्स को समझने में दिक्कत होगी क्योंकि वो तो छोटे बच्चा है, बस कर रहा है, हम ऐसे कहेंगे। तो किस एज में पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि ऑटिज़म के शिकार बच्चे हो रहे हैं, उनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं? जी। ऑटिज़म जो है जनरली जो है 3 साल तक तो डेवलप्ड हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है 12 से 24 महीने के अंदर में ऑटिज़म जो है इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है। तो हमें पेरेंट्स को ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बच्चा किस तरह का रिएक्ट कर रहा है, उसका लक्ष्य, उसका हाव भाव से, उसके तौर तरीके से ही हमें पहचानना होता है। बिकॉज़ ऑटिज़म का कोई स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक आपका क्राइटेरिया नहीं है पहचानने का, उसको डायग्नोस करने का। तो इसीलिए जो है पेरेंट्स को जो है वो चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो कोई अबनॉर्मल बिहेवियर करता हो या फिर कोई उनका हाव भाव कैसा है। तो इसी से हम जो है ऑटिज़म को पहचान सकते हैं। और जितनी जल्दी हम ऑटिज़म को पहचानते हैं, जितनी जल्दी इसका अर्ली डायग्नोसिस होता है, उतनी जल्दी थेरेपी शुरू कर सकते हैं। बिकॉज़ हम यही इसका क्योर है। इसका क्योर यही होता है, इसलिए हम जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, हम जो है बच्चे को ASD से उतनी जल्दी जो है बचा सकते हैं। जी। और जो ऑटिज़म से जो ग्रसित बच्चे हैं और एक सामान्य बच्चा, जी, इनमें किस तरह के डिफरेंस हम देख सकते हैं? नॉर्मल जो बच्चा रहता है वो जो है हम जो एक्शंस करते हैं, जो बात करते हैं, जो भी तो वो उसको रिपीट करता है या फिर कोशिश करता है करने का। लेकिन जबकि जो ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं वो ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। और नॉर्मल जो बच्चा रहता है वो अपनी माँ के चेहरे को देख के रिएक्ट करता है, मुस्कुराता है। बट एक ऑटिस्टिक बच्चा जो रहता है वो जो है नज़र नहीं मिलाता है और ऐसा कोई रिएक्शन भी नहीं देता है। नॉर्मल बच्चे जो है अपनी माँ से दूर होने पर या नए लोगों के बीच में जाने पर परेशान हो जाते हैं, रोते हैं। बट ऑटिस्टिक बच्चे में जो है ऐसी कोई नहीं होते, वो न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनकी दुनिया अपनी एक दुनिया होती है, अलग सी होती है। उनको कोई पास में है या कौन है, उनको इतना ज़्यादा मतलब अफेक्ट नहीं करता है वो चीज़। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो नॉर्मल और ऑटिस्टिक में हम देख सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर कीर्तिका, ऑटिज़म में कुछ वेरिएशन या उनके टाइप्स भी हैं? जी, 3 टाइप के होते हैं। ऑटिज़म जो है मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। इस प्रकार के ऑटिज़म में क्या होता है कि पेशेंट जो है उनको बोलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। वो रुक रुक के बोलते हैं, कट कट के बोलते हैं और उनका जो है स्पीच क्लियर नहीं रहता है। और उनका जो फिज़िकल स्किल्स है वो भी बहुत कम रहता है, बहुत सेंसिटिव रहते हैं। ये स्पेशली लाइट, टच और साउंड से बहुत सेंसिटिव रहते हैं। सेकेंड है एस्पर्गर सिंड्रोम। एस्पर्गर सिंड्रोम माय नेम इज़ खान में जैसे शाहरुख खान को था, वो एस्पर्गर सिंड्रोम था। उसमें क्या है कि पेशेंट जो है इंटेलिजेंट रहता है और अपना काम खुद करता है, लेकिन उसे सोशली वो इंटरेक्ट नहीं करता है। उसे लोगों से डर लगता है, बाहर जाने से डर लगता है, सबसे मिलने से डर लगता है। जी, सबसे मिलने से डर लगता है, बाहर जाने से उनको डर लगता है। वो अपना ही उनका एक दुनिया रहता है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। तो ये एस्पर्गर सिंड्रोम में आता है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक थर्ड टाइप है जिसमें कि सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं और ये टाइप में इसको पहचानने में भी लेट होता है क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हो जाते हैं इसमें ऑटिज़म के। और ऑटिज़म को डायग्नोस कैसे किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटिज़म का कोई स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स नहीं है। इसमें क्या है कि पेरेंट्स को खुद ही मतलब हमें खुद देखना पड़ता है कि उसका बच्चे का हाव भाव, तौर तरीका कैसा है, अबनॉर्मल बिहेवियर्स कुछ है कि नहीं। तो उससे ही हम जो है बच्चे को जल्द से जल्द डायग्नोस कर सकते हैं, उसके लक्षण देख सकते हैं, उनको डायग्नोस कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा है कि पेरेंट्स जो है बच्चे को बाहर नहीं लेके जाते हैं, किसी से मिलाते नहीं हैं। ये मतलब उनको ये फीलिंग रहता है कि अगर बच्चे बाहर जाएंगे, सबसे मिलेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे उनके बारे में। एक वो फीलिंग उनको आता है। तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को कोई चीज़ से कंसल्ट नहीं कराते हैं, डॉक्टर से नहीं कंसल्ट होता है, घर पे ही रखते हैं। तो उनको ये डर लगता है कि शायद उनको पागलपन का टैग मिल जाएगा। उनको डर लगता है कि पता नहीं उनके बच्चे के बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या है। तो डॉक्टर कीर्तिका, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूँगी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
हेलो हेलो गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। कौन कहाँ से बोल रही हैं? शाजीपुर से निशा बोल रही हूँ मैम। जी निशा जी, बोलिए क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ऑटिज्म से पैदा बीमारी है कि नॉर्मल बच्चे को कभी भी आ सकता है, ऐसे कुछ डिप्रेशन होने से ऐसा कुछ? जी वो बोल रही हैं कि ऑटिज़म एक पैदाइशी बीमारी है या फिर आगे जाके डिप्रेशन का शिकार होकर किसी बच्चे को क्या हो सकता है, ऐसे ही पूछ रही हैं। नहीं, ऑटिस्टिक जो है वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बाय बर्थ ही होता है, लेकिन सिम्टम्स जो है हम काफ़ी टाइम बाद हमें दिखने को मिलता है। किसी बच्चे में हम बहुत जल्दी डायग्नोस कर पाते हैं, किसी बच्चे में काफ़ी साल लग जाता है डायग्नोस करने में। तो इसीलिए वो बाय बर्थ ही वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है वो। जी जी। तो डॉक्टर कीर्तिका, अब आप डायग्नोसिस के तहत जी। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बाहर ले जाने में थोड़ा जी, शर्म जी। फील करते हैं, परेशानी फील जी, करते हैं, जी। उस बारे में आप बता रही जी थी। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि उनको बड़ा दिक्कत होता है, तो इसमें नुकसान जो इनके बच्चे का ही होता है। जी तो उसमें क्या है, उनका डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पाता है, उनका थेरेपी शुरू नहीं हो पाता है, उनका काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाता है, जी। जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उनका। तो इसलिए हम मतलब उन पेरेंट्स को क्या है, अगर जल्दी वो डायग्नोस करते हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। उनको अगर कोई अबनॉर्मल बिहेवियर या ऐसा कोई परेशानी दिखता है बच्चे में, तो वो जो है डॉक्टर से कंसल्ट करे। कोई भी पीडियाट्रिशियन हो, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो, जी। या फिर नियरेस्ट कोई भी डॉक्टर हो, उनसे कंसल्ट करे और उनसे कंसल्टेशंस ले। जी। और अगर कोई बच्चा ऑलरेडी ऑटिज़म से पीड़ित है, उसे किस तरह के रिस्क फैक्टर्स में वो होता है या फिर अन्य कोई और बीमारियां उसे होने की संभावना है? जी, ऑटिज़म में जो है बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, जी। जैसे कि डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया मतलब जैसे कि लेटर्स को पहचानने में दिक्कत जी, होती जी, है। जी। जी, जैसे हमने इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक मूवी देखी थी, तारे ज़मीन पर। जी सही बोला जी। आपने। उसमें बच्चे को यही इशू रहता है। जी। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा को लेटर्स पहचानने में, पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कत जी। होती है। और दूसरा जो है डिस्फ्रेक्सिया होता है, इसमें जो है ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि बच्चे को जो है बहुत लेज़ी रहते हैं, दूसरे के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। जी। फिर तीसरा रिस्क फैक्टर्स होता है ADHD। ADHD मतलब अटेंटिव डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें जो है बच्चा जो है जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है, बिकॉज वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है, और सेंसिटिव रहने के कारण जो है उनको छोटी छोटी बातों का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, काफ़ी जल्दी मतलब गुस्सा हो जाते हैं वो। खुद पेरेंट्स की बातों का उनको बहुत बुरा लग जाता है, अगर थोड़ा सा भी डांट दें उनको तो काफ़ी बुरा मान जाते, तो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, इमोशनली और मेंटली बहुत वीक होते हैं वो बच्चे। हाँ, और इनमें जो सुसाइडल टेंडेंसी भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा। और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि इंसोम्निया हो गया, नींद नहीं पूरा होता है बच्चे का, नींद ठीक से होता नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है, ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते हैं, और एपिलेप्सी एपिसोड्स रहते हैं, क्योंकि एक तरह का ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है इस बीमारी में, तो एपिलेप्सी एपिसोड्स आते हैं, जिसे हम मिर्गी के दौरे भी बोलते हैं, वो भी काफ़ी होता है। लो इम्यूनिटी भी होती है, क्योंकि इन्फेक्शन जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है उनको, वो कोल्ड कफ फीवर हो जाता है, तो इसलिए हमें उनका खास ध्यान रखना होता है ऐसे केसेस में। जी जी जी। तो मैम, ऑटिज़म में अगर हम प्रिकॉशंस या फिर सावधानियां कहें, इसकी बात करें तो वो क्या होनी चाहिए? जी, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे बहुत ही डेलिकेट और बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ का ध्यान रखना होता है इन बच्चों के लिए। जैसे बच्चे को हमेशा अपने नज़र के सामने रखना, कभी भी मतलब बच्चे को अकेले काफ़ी देर तक अकेले रूम में अकेला नहीं छोड़ना है, कोशिश करें कि बच्चा जब भी खेले आपके नज़र के सामने रहे। दूसरा है कि बच्चे को जिस चीज़ से डर लगता हो उस चीज़ को बच्चे से दूर रखे, और बच्चे से हमेशा फैमिली के सारे मेंबर्स जो है बहुत ही प्यार से उनसे बिहेव करें, नॉर्मल बिहेव करें, जैसे बाकी बच्चों के साथ करते वैसे नॉर्मल बिहेव करें। और आस पड़ोस के जैसे बच्चे हैं या फिर लोग हैं, उनको भी मतलब हम जो है अपने बच्चे का, ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में जानकारी दें, ताकि उनको भी पता चले कि उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, इससे क्या है बच्चा परेशान हो जाता है और बहुत ही लो फील करता है, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में इन्फीरियर फील करता है, और इससे उनका बीमारी बढ़ भी सकता है। तो वो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए।
हाँ, फिर हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उनके बिहेवियर और कंडीशंस के हिसाब से जो है हमें उनसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ऑटिज़म के बहुत सारे सिम्टम्स जो है अलग अलग होते हैं, तो जिस कंडीशंस के हैं वैसे हमें उनको ट्रीट करना चाहिए। और उनके डाइट का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज उन्हें एक तरीका का खाना पसंद होता है, एक तरीका का चीज़ ही उनको अच्छा लगता है, तो क्या चीज़ उन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ से उनको एलर्जी हो रहा है, तो ये सब चीज़ का काफ़ी हमें ध्यान रखना होता है। प्रिकॉशन, ये सब चीज़, बहुत सारे चीज़ का प्रिकॉशन लेना होता है हमें। प्रिकॉशंस के साथ क्या काफ़ी हद तक हम उनके बिहेवियर में जी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ज़रूर जी, तो अब ऑटिज़म में जो लाइव ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? जी, एक्चुअली ऑटिज़म का जो है कोई भी अप्रूव्ड ड्रग्स नहीं है या फिर ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता है। इसमें जो है हम जो भी थेरेपीज़ देते हैं, जो भी काउंसलिंग करते हैं, उसके अनुसार ही जो है बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। बिकॉज़ ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक बैक्टीरिया या वायरस का मतलब ऐसे वायरस से अफेक्टेड है या बैक्टीरिया से अफेक्टेड है तो हमने एंटीबायोटिक दे दिया या एंटीवायरल ड्रग्स दे दिया और बच्चा ठीक हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं होता है ऑटिज़म में। ऑटिज़म जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको कि हम थेरेपीज़ देते हैं, काफ़ी सारे थेरेपीज़ होते हैं, काफ़ी सारे काउंसलिंग्स होते हैं, जिससे हम बच्चे का जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा नॉर्मल लाइफ जो है आराम से मतलब जी सके, एक आम जिंदगी को मतलब छोटे छोटे काम जो वो अपना डे टू डे लाइफ में करता है वो कर सके, उतना हम हेल्प करते हैं। तो उसमें क्या है, और ऑटिज़म में काफ़ी सारे लक्षण के हिसाब से हम जो है सिम्टम्स के हिसाब से जो है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को बेचैनी होती है या स्ट्रेस होती है तो हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स उसको दे सकते हैं, या बच्चे को चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, चिड़चिड़ा है, गुस्सा जल्दी होता है तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं। और बच्चे में अगर डिप्रेशन है या फिर रिपीटेटिव एक्शंस है, हैबिट्स है, तो हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं। इस तरीके से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। और 72% मतलब ऐसे परसेंटेज ऑटिज़म बच्चों में जो है मेंटल रिटार्डेशंस का भी इशू देखा जाता है। तो इन बच्चों को जो है स्पेशल थेरेपीज़ दी जाती है, जैसे कि इनके गुड हैबिट्स, कैसे हैबिट्स इनका देखा जाता है, इनके बिहेवियर्स को इम्प्रूव किया जाता है। और अगर जो बच्चों में जैसे कि अगर उनमें जो है मेंटल रिटार्डेशंस के इशू नहीं रहते, वो बच्चे थेरेपी से जल्दी इम्प्रूव करते हैं। हमने देखा है कि अगर उनमें थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जल्दी होता है, तो ऐसे केसेस को हम डील करते हैं। जी, डॉक्टर कीर्तिका, अभी आपने बताया कि थेरेपीज़ तो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकती है, तो वो थेरेपीज़ क्या है उस बारे में विस्तार से हम जानना चाहेंगे। जी, इसमें क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें जीन्स म्यूटेशन, जीन्स डिफेक्ट डिसऑर्डर होता है, तो इसमें मेनली जो है स्पीच डिसेबिलिटी है। डॉक्टर कीर्तिका, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। कौन, कहाँ से बोल रही हैं? मैं हैदर से श्रुति बोल रही हूँ। जी शीतल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी डॉक्टर साहिबा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है और अचानक से वो नशा छोड़ देता है, तो वो क्या ऑटिज्म की तरफ जा सकता है? जी, वो पूछ रही हैं कि कोई व्यक्ति बहुत नशा कर रहा था और उसने अब नशा छोड़ दिया, तो क्या वो ऑटिज्म उसे हो सकता है, ऐसे ही कुछ पूछ रही है? नहीं, ऑटिज्म नहीं हो सकता। ये तो मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ऐसे तो नहीं ऑटिज्म होगा। हाँ, उन डिप्रेशन में जा सकता है, विड्रॉल सिम्टम्स हो सकता है उसको, वो डिफरेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है, बट ये टोटली डिफरेंट है। ऑटिज्म जो है वो टोटली डिफरेंट है। वो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके सेल्स के डेवलप नहीं होते, तो ही ये केसेस होता है। बाय बर्थ ही जी हो सकता है। तो वो तो अलग केस हो जाए, जिसमें कि बच्चा जो है डिप्रेशन में चला जाए या फिर विड्रॉल सिम्टम्स में चला जाए। जी। तो डॉक्टर कीर्तिका, आप हम थेरेपीज़ के बारे में हम आपसे फिर से आप हाँ जी, याद देना चाहेंगे। हम थेरेपीज़ के बारे में आपसे विस्तार में जानकारी चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि बच्चे को जो है बोलने की स्पीच डिसेबिलिटी रहती है, बिहेवियर डिसेबिलिटी रहती है, और इन सारे चीज़ को जो है ठीक करने के लिए हम बहुत सारे थेरेपीज़ करते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, बिहेवियरल थेरेपी हो गया। ये कुछ थेरेपीज़ है जो किया जाता है,
ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ में जो है ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है बच्चे का। जैसे कि फ़िज़िकल स्किल्स को हम इम्प्रूव करते हैं, जिसमें कि वो डे टू डे लाइफ का जो नॉर्मल चीज़ है वो कर सके। जैसे कि वो शर्ट का बटन लगा सके, अपने स्पून से खुद अपने से खा सके, या फिर पेंसिल पकड़ सके, क्रेयॉन्स पकड़ सके। इस तरह कुछ एक्टिविटीज़ उनको करवाया जाता है, जिसमें कि जंपिंग होता है, क्लाइंबिंग होता है, क्रॉसिंग द हडल्स होता है, रिंग के अंदर से मतलब अंदर बाहर जंप करना, या फिर ये बोर्ड गेम्स खेलना, पजल्स खेलना, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, क्यूब्स को एक दूसरे के ऊपर रखना। फिर हैंड मूवमेंट्स के लिए जो है हम उनको हैंड मूवमेंट्स में सिखाते हैं कि क्लिप्स को पकड़ के कैसे चीज़ों को उठाए, इससे क्या है हाथ का ग्रिप्स अच्छा बनता है। प्लस और कलर पहचानना, कलर मैचिंग करना, क्ले से जो है बॉल्स या स्नेक जैसा मॉडल्स बनाना, लूडो, फ्लोर में लूडो खेलना, तो पज़ल सॉल्व करना। ये सारे एक्टिविटीज़ है जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सिखाया जाता है, जिससे बच्चा का जो है ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशंस ठीक होता है। और सेकंड है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में जो है बच्चे को जो है स्पीच कम्युनिकेशन स्किल्स उनको सिखाया जाता है कि वो कैसे वो बात करे, बिकॉज़ वो बात करने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो नॉर्मल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स बना के सिंपल लैंग्वेज कैसे बोले, छोटे छोटे वर्ड्स से जो वो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो बताया जाता है। इवन कुछ इशारे और साइंस भी उनको सिखाया जाता है, जिससे वो अपनी बात को रख सके दूसरों के सामने। और जो बच्चे बिल्कुल बात नहीं करते हैं उनको जो है इमेजेस के थ्रू अगर वो अपनी बात को कैसे रख सके, ये भी उसमें सिखाया जाता है। और रोज़ जो है उनसे उन जब भी वो बात करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, मेन काम है कि हमें उन्हें मोटिवेट करना, जितना शाबाशी दे सके, उनके बात को जितने ध्यान से हम सुन सके, वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ वो बहुत रुकेंगे, बहुत आराम से बोलेंगे, बहुत आस्ते आस्ते बोलेंगे, तो हमें हड़बड़ी नहीं करना है। पेशेंस रखना बहुत पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए। ऑटिज़म बच्चों में बहुत पेशेंस मतलब हमें बहुत पेशेंस होना चाहिए उनको डील करने के लिए, क्योंकि वो बहुत स्लो बोलेंगे। तो वो सब चीज़ जो है वो सब उन्हें वहाँ पे सिखाया जाता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा बोले, जिससे कि बच्चे का बोलने का शक्ति जो है वो बढ़ता है। ये सब स्पीच थेरेपी में सिखाते हैं। देन बिहेवियर थेरेपी होता है, जिसमें कि बच्चे के बिहेवियर, आदत को चेंज कराया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है या बहुत ज़्यादा भीड़ में घबराता है, और कुछ कुछ बच्चों का आदत रहता है कि खिलौनों को तोड़ना, फेंकना, ये भी कुछ आदत होते हैं। तो ये सब थेरेपी से जो है, बिहेवियर थेरेपी से वो चीज़ को इम्प्रूव किया जाता है, ताकि बच्चे को कि उसमें क्या होता है कि बच्चे को बाहर लेके जाना, सबसे मिलवाना, पार्क लेके जाना, गार्डन लेके जाना, वहाँ पे जो बच्चे खेलते हैं उनसे मिंगल करवाना। घर में कोई अगर मेहमान आता है तो कैसे उनको इंट्रोड्यूस करवाना, नमस्ते बोलना, हाय बोलना, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बिहेवियर थेरेपी में करते हैं, जिससे कि बच्चे का जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सोशली वो थोड़ा मिंगल हो सके पब्लिक से। ज़रूर जी। तो डॉक्टर कीर्तिका, आपने कारण के बारे में बताया, लक्षण के बारे में बताया, और थेरेपीज़ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। अब हम होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है ये जानना चाहेंगे आपसे। होम्योपैथी, मैंने जैसे बताया कि कोई ऐसा स्पेसिफिक मेडिसिन तो नहीं है कि उसको ठीक कर दे, लेकिन हमारे होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो इससे हम बच्चे का जो है बिहेवियर चेंज मतलब कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका जो भी स्थिति रहता है उस टाइम उसको हम जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे काफ़ी सारे मेडिसिन है, मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगी सिर्फ, जैसे स्ट्रेमोनियम हो गया है, नाट्राम्यूर हो गया, टेरेंटुला हो गया, और चिलिडोनियम हो गया, चैमोमिला हो गया। ये कुछ मेडिसिन्स है जो हम बच्चे को अकॉर्डिंग टू उसके कॉन्स्टिट्यूशन या उनके जो नेचर है, उनके सिम्टम्स है, अकॉर्डिंग टू दैट हम बच्चे को देते हैं। अगर बच्चा बात नहीं करता है, हकलाता है बोलने में, तो हम उसे स्ट्रेमोनियम मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा डर है और बच्चा बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है, एकदम बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है, मारता है या फिर सामान फेंकता है, तो हम उनको जो हायोसाइमस या फिर नाट्राम्यूर दे सकते हैं उनको। और कुछ बच्चे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, मतलब हमेशा गोदी मांगते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ रोते हैं, तो उनमें हम चैमोमिला दे सकते हैं। और कलकेरिया फॉस है, कैलीफॉस है। नींद नहीं आते तो प्लासीफ्लोरा हम उनको देते हैं, ताकि वो सो जाए तो थोड़ा उनका दिमाग शांत होता है उसमें, क्योंकि उनका नींद भी बहुत कम रहता है। जैसे मैंने एक रिस्क फैक्टर आपको बताया था, नींद, इंसोम्निया रहता है उनको। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि उनका कंडीशन क्या है, वो कैसे है, और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है होम्योपैथिक मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब करते हैं।
डॉक्टर कीर्तिका, आपने इतनी सारी मेडिसिन के बारे में बताया जो अलग अलग तरह के परेशानियों में दिया जाना चाहिए जी। तो क्या इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना है? नहीं, होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, बिकॉज़ ये टोटली प्रूवन और साइंटिफिकली प्रूवन है कि होम्योपैथी बहुत ही सेफ़ और बहुत ही अनसाइड इफ़ेक्टेड जो है सिस्टम है। इसमें जो है पेशेंट्स का उनके सिम्टम्स, उनके नेचर, कॉन्स्टिट्यूशन सबको हम ध्यान में रखते हुए हम उनको मेडिसिन देते हैं। तो और इसमें जो है पेशेंट जो है आराम से, खासकर जो है बच्चे जो है आराम से दवाई ले सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही मीठी मीठी गोलियां होती है। हाँ, जो कि चीनी सबसे अच्छी खासियत होम्यो यही है मैडम कि गोलियां बहुत मीठी होती है। जी, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है आसानी से उसको ले लेते हैं, खा लेते हैं, उसको शौक पसंद रहता है उनको खाना, और पेरेंट्स को भी दिक्कत नहीं होता है। स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि उनको खिला नहीं होती, बिकॉज दूसरे मेडिसिन में क्या वो बच्चे खा नहीं पाएंगे, अटक जाता है। जी, तो इसमें होम्यो मेडिसिन में ये चीज़ बहुत अच्छा है कि मतलब वो मीठी मीठी गोलियाँ रहती है, उसमें दवाई उनमें मिला दिया जाता है, तो बच्चे आसानी से ले लेते हैं। हर उम्र के जो एज के जो इंसान है सभी ले सकते हैं, सभी लोग जो है इसमें ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहता है। जी, डॉक्टर कीर्तिका, किसी भी बीमारी का जब हम लक्षण, उपचार बताते हैं, उनकी जब मेडिसिन हम बताते हैं तो डाइट भी बताया जाता है, तो ऑटिस्टिक बच्चों का डाइट कैसा होना चाहिए? पर्टिकुलरली ऐसा स्टडी में तो कोई डाइट दिया नहीं गया है, लेकिन हाँ कुछ डाइट है जो हमें ऑटिज़म के बच्चों में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि मैग्नीशियम रिच डाइट होता है, क्योंकि ऑटिज़म में जो है ब्लड प्लाज्मा में जो है मैग्नीशियम की कमी से देखा गया है कि ऑटिज़म के जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं, मेंटल अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए मैग्नीशियम रिच फूड डाइट जो है हम बच्चे को दे सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे फूड आइटम्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्रूट में आप केला दे सकते हैं, पीस दे सकते हैं, अंजीर दे सकते हैं। फिर नट्स में आप जो है बादाम, काजू, चना, फली और सोयाबीन, साबुत अनाज, ब्राउन राइस, वो सब जो है आप दूध, ये सब मैग्नीशियम रिच डाइट आप बच्चे के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड आता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड, ये भी आप जो है बच्चे के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें क्या है, ऑल सी फूड्स आ जाता है, आपका मछली आ जाता है, और इसमें आपका बादाम आ जाता है, अखरोट, ये सारे जो चीज़ है आप बच्चे के डाइट में बराबर उनको देना है। और प्रोबायोटिक रिच डाइट भी आपको बच्चे का डाइट में हमेशा रखना है, जैसे कि जो प्रोबायोटिक जो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में ऑलरेडी रहता है, जो हमें फ़ायदा देता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करता है, वो रिच फूड्स जो है हम उसको दे सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे में ऑटिज़म बच्चों में देखा गया, अगर उसकी कमी होती है तो बच्चा का डाइजेशन ठीक से होता नहीं है, कॉन्स्टिपेटेड रहता है, काफ़ी दिन मोशन नहीं जाता है। तो प्रोबायोटिक रिच डाइट जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, दूध पाउडर हो गया, और ये आपका आइसक्रीम हो गया, तो इस सारी चीज़ों में प्रोबायोटिक रिच डाइट रहती है ये सारी। फिर ग्लूटेन फ्री डाइट भी हम दे सकते हैं बच्चे को, क्योंकि ग्लूटेन जो है वो एक तरह का प्रोटीन होता है, एक पदार्थ है, स्टिकी पदार्थ होता है, जो कि ब्रेड और बाजरे के सब में दिखता है, जो कि एक शेप देने में मदद करता है। तो अगर वो डाइट बच्चा लेता है, ग्लूटेन डाइट अगर बच्चा लेता है, तो उसमें डाइजेशन की ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, स्टमक ट्रबल्स ज़्यादा रहते हैं। तो ग्लूटेन फ्री डाइट जो होता है वो हम दे सकते हैं बच्चे को। उसमें क्या है, साबुत अनाज आ जाता है, ओट्स आ जाता है, सभी तरह के आप आलू, प्याज ले लो, गाजर, गोभी, मूली का सब सारे वेजिटेबल्स आप दे सकते हैं बच्चे को। ये सारे चीज़ जो है, हर चीज़ जो है बच्चे के डाइट में इंक्लूड करना चाहिए हमें, मतलब उनको एक बैलेंस डाइट ही देना चाहिए। कोशिश करें कि जितना से जितना हो सके बच्चा हर चीज़ जो है कुछ खाए, मतलब एक सामान्य बच्चे की तरह उसे भी एक पोषित आहार दिया जाए, और उनका जो हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि आपने कहा नींद आने में प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इन सभी को ध्यान में रखकर भी एक डाइट चार्ट होनी चाहिए। जी। तो आजकल क्या है, हर बीमारी का एक मेन जो बात हम कहें वो एक लाइफस्टाइल होता है। अगर हम ऑटिज़म की बात करें तो लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये जानना चाहेंगे। हाँ, बच्चे के ऑटिज़म बच्चों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, बिकॉज़ वो नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होता है, उनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। उसमें क्या है कि बच्चे को हम मेनली जो है कम्युनिकेशन हमें उनसे कैसे करना चाहिए, हमें बहुत आराम से उनसे बात करना चाहिए, बहुत ही धीरे से बात करना, आराम से बात करना चाहिए, और उनको अपने बात को, हमें जो है उनकी बात को समझाना चाहिए अपने बात, और रुकना चाहिए कि वो क्या जवाब देते।
वो चीज़ का हमें पेशेंस होना चाहिए। जी। और अगर उनको समझ नहीं आता है तो इमेजेस के द्वारा या साइंस के द्वारा हमें उन्हें अपना बात को बोलने का मौका देना चाहिए। जी। जी। और मेन है कि बच्चे को जो है मोबाइल से दूर रखना चाहिए, जी। बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के जो मम्मी लोग हैं ज़्यादातर जो है मोबाइल दिखा के खाना खिलाते हैं। जी। बहुत सारे काम है जो वो कि एक बहुत ही वर्किंग गलत हाँ प्रैक्टिस है। जी, जी। वो अपना काम करते हैं लेकिन मोबाइल चला देते, तो बच्चा क्या है कि आराम से मोबाइल देखता है। जी। उसमें क्या है, बच्चे का स्पीच ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। वो बहुत देर तक शांत चुप बैठता है, बस वो उसका विजुअल ही वो देख पाता है वो, लेकिन मुंह से कुछ बोलता नहीं है, तो उनका जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम हो जाता है। जी। तो इसलिए हमें चाहिए कि बच्चे से हम बात करें, हम आसान लैंग्वेज में उससे बात करें, इजी लैंग्वेज में उससे बात करें, उनको छोटी स्टोरीज सुनाएं या फिर उनसे डे टू डे लाइफ के बारे में उनसे पूछें। ये सब हमारा काम रहता है कि हम बच्चे से जो बात करना, तो उससे क्या है, बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है। और दूसरा है कि उनका जो है ईटिंग हैबिट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ईटिंग हैबिट्स में उनका लाइफस्टाइल है कि ऐसा रहना चाहिए कि वो ज़्यादा भी ना खाए और कम भी, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे ज़्यादातर क्या परेशान करते हैं, खाना खाते नहीं है ठीक से, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ओवर ईटिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिकॉज उनको लिमिट्स पता नहीं रहता है। उनको नहीं पता रहता है कि उनको कितना खाना है, कितने में उनको रुकना है, उनको वो चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा खाते। तो दोनों चीज़ ही परेशानी है, या तो कम खाए तो भी परेशान है, ज़्यादा खाए तो भी। तो इस चीज़ का पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस तरह का खाना खा रहे हैं और किस चीज़ के उनको एलर्जी है। जी। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों को काफ़ी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम काफ़ी चीज़ से उनको एलर्जी हो जाती है, तो पेरेंट्स को ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। प्लस ऑटिस्टिक बच्चों में ये भी है कि खाते खाते कभी कभी अटक जाता है गले में, कभी खांसी आ जाती है, तो ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है। प्लस स्लीपिंग हैबिट्स का एक ध्यान रखना होता है, जिसमें कि बच्चे को हमेशा शांत और अंधेरे माहौल रूम में जो है सुलाना। लेकिन कुछ कुछ बच्चे हैं जो अंधेरा में जो है वो करते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, रूम में एक 0 वॉट बल्ब जला देना ताकि बच्चे को डर ना लगे, वो एक चीज़ करना होता है। नहीं तो और एक चीज़ है कि रूटीन, उनका एक स्लीपिंग का एक रूटीन हैबिट बनाना, बिकॉज अनटाइमिंगली जब बच्चे सोते हैं तो वो इनएक्टिव रहते हैं, तो उनको जो है एक रूटीन स्लीपिंग का हैबिट है ना, कि इस टाइम में ही बच्चा जो है सोएगा, तो उनका हैबिट बने रहता है। और एक चीज़ ऑटिज़म बच्चों में देखा गया है कि बेड वेटिंग, ये बहुत ही कॉमन देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेड वेटिंग करते हैं, बेड में यूरिन कर देते हैं। स्पेशली जो है 4 से 5 साल तक तो नॉर्मली सारे बच्चे ही करते हैं, बट ऑटिस्टिक बच्चे में ये लंबे टाइम तक देखा जाता है। हाँ, उसमें क्या है कि इस कंडीशंस में पेरेंट्स का ये रोल रहता है कि आप जो है बच्चे को सोने से पहले जो है यूरिन करवाए, या फिर बीच रात में जो है उठ के बच्चे को एक बार यूरिन के लिए लेके जाए। तो इससे क्या है, बच्चा का एक आदत बनता है। आप 1-2 महीना करोगे, अपने आप उसका हैबिट उसको बन जाएगा। उसके बाद वो या तो खुद उठ के चला जाएगा या आपको उठा देगा। जी। हाँ जी, तो उससे जो है काफ़ी सारी दिक्कतें कम हो जाती है, पेरेंट्स की भी और बच्चे का भी लाइफ इम्प्रूव हो जाता है। और ऐसे तो बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे में हमने देखा है, जब पेरेंट्स आके बोलते हैं कि 25 साल का 30 साल का भी हो गया है, बट वो जो है बेड वेटिंग करता है। तो ये चीज़ का जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और हाइजीन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जिस बच्चे को साफ़ सफाई सिखाना होता है, जिस रूम में वो रहता है उसको कैसे साफ़ करना, सिस्टमैटिक वे में कैसे रखना, चीज़ को तरीके में कैसे रखना, ये सब हम सब उनको सिखाते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। प्लस अगर आपके घर में अगर गार्डन है, बगीचा है, तो आप उसे गार्डनिंग भी सिखा सकते हैं। तो वो एक तरह का ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो जाता है, जो बच्चे के ब्रेन को अच्छा से डेवलप करता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे का लाइफस्टाइल में आप इंक्लूड कर सकते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, जो कि उनके लाइफस्टाइल को एक सामान्य रूप से अगर हम बनाना चाहे तो एफर्ट्स परिवार वाले पेरेंट्स को ही बनाना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ज़रूर उन्हें कुछ चीज़ें सिखानी है जी। अगर वो कुछ सीख जाते हैं तो उनके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, जो परिवार वाले हैं, उन्हें भी एक सामान्य माहौल मिल सकता है। जी ज़रूर जी। तो डॉक्टर कीर्तिका, अब ये जानना चाहेंगे कि ऑटिज़म को क्या ख़त्म किया जा सकता है या रोका जा सकता है? ऑटिज़म को जो है, मतलब ये तो ऐसे कोई वायरस या बैक्टीरिया से तो नहीं होता है कि हम जैसे कोविड हो गया, मलेरिया हो गया या टीबी हो गया, जिसमें हमने मतलब उसका वायरस को पता चल गया तो हमने जो है उनका प्रिवेंशन ले लिया, तो ऐसे तो नहीं होता है। इसमें जो है इसका जो लक्षण है, ये इसमें ऐसे देखा गया है कि प्रेगनेंसी में जो है बच्चे को ये जो है मेनली अफेक्ट करता है।
तो हम एक ये चीज़ कर सकते हैं कि हम प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, जी। जिसकी वजह से हम जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं कि ऑटिज़म को कम कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में मदर्स जो है बहुत सारी दवाइयाँ अनवांटेडली ले लेती है, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन का, बिना डॉक्टर की कंसल्ट के छोटे छोटे चीज़ों में मतलब दवाइयाँ ले लेती है। तो ये सब चीज़ थोड़ा अवॉइड करना है। जी। और दूसरा है कि जो डॉक्टर कंसल्टेड जो मेडिसिन रहते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, फॉलिक एसिड टैबलेट्स हो गया, उसको रेगुलर लेना है, उसको स्किप नहीं करना है। फिर मदर्स को प्रेगनेंसी में जो है मदर्स जो स्मोकिंग करती है, अल्कोहल लेती है या फिर टबैको का सेवन करती है, वो सब अवॉइड करना है बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरह का जो है हार्मफुल ड्रग्स होता है। निकोटीन जो एक हार्मफुल ड्रग है, वो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो इससे ASD होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और प्रेगनेंसी में जो वैक्सीनेशंस जो मदर को लेनी चाहिए, वो बराबर टाइम में उसे लेनी चाहिए। रूटीन चेकअप उनको बराबर करवाना चाहिए, अपने पल रहे बच्चे का जो है बराबर चेकअप कराना, क्योंकि उसी टाइम अगर न्यूरल डिफेक्ट कुछ पता चल जाता है तो उसी टाइम जो उनका इलाज शुरू हो सकता है। जी जी। तो और प्रेगनेंसी में के दौरान जो है लाइट योगा एक्सरसाइज करे और एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ले और फुल रेस्ट करे। ये सब कुछ चीज़ है जो प्रेगनेंसी में अगर हम ध्यान देते हैं ये सब चीज़ों का, तो जो है ऑटिज़म या फिर ऐसी कुछ बीमारियों से हम बच्चे को आगे बचा सकते हैं, एक हेल्दी बेबी मतलब हो सकता है। जी, कहा जाए कि हमारी बच्ची की सेहत हमारे हाथ में है। जी। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि एक स्वस्थ शिशु को हम जन्म दे सके। तो डॉक्टर कीर्तिका, अभी आपने जो शुरुआती तौर पर एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए आपने बताया। अब एक परिवार में एक ऑटिस्टिक बच्चा है तो उस समय एक पेरेंट की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है, तो वो जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक्चुअली पेरेंट का बहुत मेन रोल रहता है जी। ये और पूरे ऑटिज़म के जो भी इसमें है, इसमें पेरेंट्स का जो रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। मेन उनका चैलेंज रहता है कि डायग्नोस करना, बिकॉज जैसे कि बताया कि कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो रहता नहीं, पेरेंट को खुद ही मतलब देखना पड़ता है कि बच्चे का मतलब कैसे, किस तरीके का वो हाव भाव है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेन होता है कि डायग्नोस करना। और बच्चा जो है 1-1.5 साल तक जो है उनका सिम्टम्स पता नहीं चलता है, पहचान नहीं आता है सिम्टम्स। बच्चे को इफ़ेक्ट तो शुरू से ही रहता है, बाय बर्थ ही बच्चा इफ़ेक्टेड रहता है, लेकिन शुरुआत में क्या है कि सिम्टम्स पहचान नहीं आते। 1-1.5 साल तक सब नॉर्मली लगता है, और 1.5-2 साल के बाद में जब बच्चा अगर नहीं बोल पाता है तो पेरेंट्स को ये लगता है कि डिले माइलस्टोन है, बच्चा थोड़ा देर से बोलेगा तो और थोड़ा दिन रुक जाते हैं। तो ये जो है ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बच्चे जो है अगर 2 से 3 साल के बाद भी अगर बच्चे नहीं बोल पाते हैं या फिर ठीक से क्लियर नहीं कर पाते अपने बात को एक्सप्रेस, तो वो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना, मेन ये है। और दूसरा है कि एक डायरी मेंटेन करना होता है। ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको मेनली एक डायरी मेंटेन करना होता है, जिसमें कि वो बच्चे का सारा चीज़ वो उनको लिखना होता है, जैसे कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ से उनको एलर्जी है, इवन उनका डे टू डे लाइफ में भी जो भी वो करते हैं वो भी नोट डाउन करना होता है डेट के साथ, क्योंकि ये उनके लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और एज अ डॉक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जी। जब हम कुछ थेरेपीज़ बच्चे को देते हैं तो बच्चा वो थेरेपी के पहले कैसे था, वो थेरेपी के बाद उसने कैसे रिएक्ट किया, ये सब जो है वो डायरी से ही पता चलता है, बिकॉज आप सब चीज़ याद नहीं रख पाते हैं। तो वो उससे बहुत अच्छा एक नॉलेज होता है, और हमें अपनी गलतियों का भी पता चलता है उससे। जैसे पेरेंट्स को पता चलता है कि वो क्या गलती कर रहे थे, क्या चीज़ में उनसे गलती हो गया कि उसको सुधार ले उस चीज़ को। और इवन डॉक्टर के पास भी जब आते हैं तो आप वो डायरी लेके आने से बस है कि डॉक्टर को पूरे ही पता चल जाते कि किस दवाई से मतलब बच्चे को क्या इफेक्ट हुआ है, बच्चा कब हाइपर हुआ है, कब बच्चा शांत हुआ है, कब बच्चे ने बहुत ज़्यादा ज़िद किया है, या बच्चे का ये बिहेवियर चेंज हो गया है, अभी तक तो अच्छा था अभी अचानक से बढ़ गया है। तो ये सारा चीज़ जो है आप आराम से जो है डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप खुद भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे एक डायरी हमेशा एक मेंटेन रहना चाहिए। जी। और एक मेन चीज़ है कि एवरी चाइल्ड इज़ वेरी स्पेशल। तो कोई भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को किसी भी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और इसमें क्या है कि अगर आप कंपेयर करते हैं, जैसे आप ये बोलते कि अरे वो देखो कितना अच्छा खेलता है, तुम क्यों नहीं खेलते हो, वो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम तो वैसे पढ़ते भी नहीं हो, तो इसमें क्या है बच्चे का खुद मॉरल डाउन होता है। जी।
वो खुद लो फील करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे में खुद अपनी एक खूबी रहती है, हर बच्चे का अपना अपना कैपेबिलिटी रहता है, अपने एक इम्पोर्टेंस रहता है, लेकिन आप हर बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज़ कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा याद कर लेता है, याद रखता है, कोई बच्चा जल्दी भूल जाता है, कोई बच्चा जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है, कोई थोड़ा सा कम रहता है। तो आप कभी किसी को किसी से कंपेयर करें तो उसको वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील होता है, वो जो काम कर भी पाए ना वो भी वो नहीं कर पाता है जी। तो इसलिए कभी भी मैं सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स को नहीं, नॉर्मली सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि जी। मतलब प्लीज़ अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर ना करें। जी। और एक चीज़ में मैं ऐड करना चाहती हूँ कि बच्चे को कभी भी फ्रीडम दे डिसीजन मेकिंग का, जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही वो ऑटिस्टिक बच्चे ही क्यों ना हो, बट उनको एक फ्रीडम होना चाहिए। आप छोटे छोटे चीज़ का डिसीजन मेकिंग का उनको फ्रीडम दे, कि जैसे कि अगर 2 शर्ट रखा है तो बेटा आप कौन से पहनोगे, आप ये वाला पहनोगे, ये वाला पहनोगे, तो बच्चा अपने हाथ से उठाएगा। जी। आपने एक बंच ऑफ कलर्स दे दिया, आप कौन से कलर से करोगे, आप करो, तो बच्चा अपने से एक कलर उठाएगा। जी। तो उसमें क्या है, बच्चे को बहुत खुशी Decision मिलता है, making skills उसमें डेवलप होंगे। वही, और उनको जी। बहुत खुशी मिलता है जी। कि हमने कुछ किया, मैंने डिसाइड जी। किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि वो डिसाइड करे जी। कि वो क्या करना चाहते, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कि बच्चे का बहुत सारा स्किल्स जो है इम्प्रूव होता है, जी। और वो खुश रहते हैं, और जो भी थेरेपीज हम करवाते हैं वो दिल से करते हैं, बिकॉज हम उनका बात सुनते हैं, वो हमारा बात सुनते हैं। जी। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उनका बात सुनेंगे तो वो हमारा बात सुनेंगे। जी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनको भी कुछ चीज़ हमें करने देना चाहिए, अपने खुद से करने देना चाहिए, हर चीज़ में टोकना नहीं चाहिए उनको कभी जी। भी। तो ये बहुत छोटा सा चीज़ मैं बताना जी, चाहती थी कि जी। ये बहुत ज़रूरी है जी, पेरेंट्स के लिए। जी, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जी, कि जी। वे अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करें जी। और पेशेंस भी रखें, और जी। एक डायरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जी। जी। तो डॉक्टर कीर्ति का एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, हेलो जी, नमस्कार। कौन कहाँ से बोल रही हैं? नमस्कार मैम, मैं हेडोस से पूजा बोल रही हूँ। जी पूजा जी, डॉक्टर साहिबा बैठी है, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं? गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि गर्भावस्था के दौरान शिशु को क्या ऑटिज्म होने का खतरा रहता है? जी हाँ, रहता है। मैंने जैसे बताया, आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में अगर हम ठीक से ध्यान ना दें या कोई चीज़ का सेवन करें, जैसा अल्कोहल हो गया या फिर टबैको हो गया, या कोई अनवांटेड दवाई ले जो कि हमें प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, और कुछ तो उसमें क्या है कि चांसेस होते हैं कि ऑटिज़म हो सकता है बच्चे को। सिर्फ चांसेस रहते हैं, कंफर्म मैं नहीं बोलती हूँ, बिकॉज वो एक चांसेस है कि हो सकता है शायद। इसे कैसे बचा जा सकता है? वही, जैसे कि मैंने बताया कि दवाई आप जो डॉक्टर से कंसल्ट करें, जब भी आप कोई दवाई लेते हैं, जब भी प्रेगनेंसी के टाइम में आप बराबर अपना चेकअप कराएं, बराबर अपने स्कैन करवाएं, और लाइट योगा करें, प्राणायाम्स करें, डाइट का ध्यान रखें, रेस्ट करें अच्छा से। तो ये सब चीज़ आप करेंगे, जो भी अनवांटेड चीज़ आप हटा के जो करेंगे, तो उससे जो है काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। जी। तो डॉक्टर कीर्ति का आपने ऑटिज़म के बारे में इतनी जानकारी आप दे रहे हैं, तो ऑटिज़म डे इसके ऊपर में हम जानना चाहेंगे कि कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा जी। बताएं। तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली, उन्होंने 2 अप्रैल को 2027 को डिक्लेयर किया था कि वो वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे को जी। उन्होंने किया था। तो इसमें क्या है कि उन्होंने काफ़ी सारी अवेयरनेस मंथ भी मनाया जाता है। इसमें पूरा अप्रैल मंथ जो है वो अवेयरनेस मंथ, ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को जानकारी देने के लिए, काफ़ी लोग को जो है ऑटिज़म के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। तो इस दौरान जो है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़, ड्रामास, नुक्कड़ नाटक्स, ये सब ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑटिज़म को जान पाए और उनको सपोर्ट कर पाए, उनके लाइफ को इम्प्रूव कर पाए, उनको सपोर्ट कर पाए। बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे सोसाइटी में हैं जो ऑटिज़म के बच्चों को या फिर वैसे लोग को अलग कर देते हैं और उनको अलग मानते हैं अपने से। तो ये चीज़ का जो है उनको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब उनको एक सपोर्ट मिले, तो इस चीज़ का अवेयरनेस उनको दिया जाता है। जी। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम। मैडम मेरा नाम उत्पल है, मैं गैराजरमा से बोल रहा हूँ। जी उत्पल जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मेरा बेटी है 3 साल 7 महीना की। जी।
वो शब्द को उच्चारण करती है लेकिन कंटिन्यू नहीं बोलती है। जैसे कि पापा मुझे भूख लगा है, जी। तो पापा भूख जी। सीरियसली नहीं बोलती है। जी। और ABCD जब पढ़ाती है तब तो कंटिन्यू बोलती है, 1 2 3 4 कंटिन्यू बोलती है। फिर जी। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वो बोलती है। लेकिन जब हमसे कम्युनिकेट करती है मेरे जो उनकी मदद से, तो जी। कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा बोलती जी। जी, यही दिक्कत है। मतलब कंटिन्यूसली नहीं बोलती है, थोड़ा थोड़ा बोलती है। और वोकैबुलरी जो है वो क्लियर नहीं है। अभी जैसे टमाटर है, टमाटर को मटाटर बोलती है। हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर बोलती हाँ, है। तो क्लियर नहीं बोलती है वो। तो जी इस जी 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 हाँ, जी, और तो कंटिन्यूसली नहीं बोलती है। जी, तो इसमें आप कर सकते हैं कि उनको एक स्पीच थेरेपी के लिए मतलब लेके जा सकते हैं, जिसके साथ आप खुद भी मतलब वो स्पीच थेरेपी करेगी और आप भी सीख जाएं, तो आप घर पे भी उसको वो थेरेपी करवा सकते हैं। तो इससे क्या है, उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो साफ होगा। और तो बच्चे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। जी नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। अभी रात को मान लीजिए कोई खिलौना लेके सोती है तो सुबह उठ के वो ही याद करती है कि मैं खिलौना लेके जी सोती जी हूँ। जी, बस वो आप जी, कम्युनिकेशन ऐसा स्किल में उसके ध्यान देंगे तो वो काफ़ी रहेगा आपके लिए। जी। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी। तो डॉक्टर कीर्तिका, कुछ तरह की गलत फहमियाँ जो हम देखने को मिलते हैं, पेरेंट्स में रहती है, लोगों में रहती है। जब आप एक ऑटिस्टिक बच्चे का इलाज करती हैं तो किस तरह की गलत फहमियों का सामना आप करती हैं? यही है कि ऑटिस्टिक ऐसा कुछ नहीं है कि एक बच्चा कुछ कर नहीं पाता है। ऑटिस्टिक बच्चा भी एक नॉर्मल लाइफ जो है आराम से जी सकता है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है। ये गलतफहमी है कि बच्चा कुछ कर नहीं सकेगा, बच्चा आगे बढ़ नहीं सकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज ये टोटली डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स उसको किस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं, किस तरह का माहौल में रखते हैं उसको, किस तरह का सही थेरेपी चलता है, इससे जो है बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और ऐसे देखा जाए कि ऑटिस्टिक में बहुत सारे स्पेशल एबिलिटीज़ रहते हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चे भी काफ़ी आगे जाकर जो है एक अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं, एक अच्छे सिंगर बनते हैं। तो ये टोटली जो है उनके थेरेपीज़ और उनके पेरेंट्स की बदौलत ही होता है कि उनको एक अच्छा लाइफ मिलता है। जी। तो डॉक्टर कीर्तिका, अब कार्यक्रम का वक्त हो चला है। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे के उपलक्ष्य पर मैं आज सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप बच्चे के हर स्टेज में, मतलब लाइफ के हर स्टेज में जो है उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें और उनको जो है अच्छी चीज़ें करने को मोटिवेट करें और हमेशा उनके साथ खड़े रहें। थैंक यू। जी। तो डॉक्टर कीर्तिका, आप आज हमारे स्टूडियो में आई और ऑटिस्टिक के संबंध में, उसका जो होम्योपैथी इलाज है, इस संदर्भ में हमें इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। हमें इस बात की पूरी आशा है कि हमारे जो दर्शक आज इस कार्यक्रम से जुड़े, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी जानकारी ऑटिज़म के संदर्भ में। हमारा उद्देश्य, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य सदैव यही रहता है कि हम आपको समय समय पर अलग अलग रोगों के लक्षण और उपचार के बारे में बताएं, ताकि आप उन रोगों के बारे में अच्छी तरह से जान सके और समय पर उसका इलाज कर एक स्वस्थ जीवन जी सके। और अगर हम ऑटिज़म के संदर्भ में बातें करें तो सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप एक दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके घर पर भी कोई ऐसा सदस्य मौजूद है जो ऑटिज़म का शिकार है, तो उसे आपके प्यार की, आपके साथ की ज़रूरत है। तो इस साथ को आप अपने परिवारजनों के साथ बनाए रखें। और अब चलते चलते अब हम आपको बता दें कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पर कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम के विषय में कुछ सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें तो नोट कीजिए हमारा पता, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानीपुर, हैरो पोस्ट 744102। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hopddk@gmail.com। अपने अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे। नमस्कार।